सोचो आपने एक सपना देखा, अपना खुद का घर, पैसा जोड़ा, बैंक से लोन लिया और एक अच्छा सा फ्लैट भी बुक कर दिया और फिर अचानक एक दिन आपको पता चलता है कि आपका वो प्रोजेक्ट अटक गया है। दोस्तों, आज ये कहानी लाखों लोगों की है क्योंकि इंडिया के रियल एस्टेट सेक्टर में अभी भारी मंदी का दौर चल रहा है, खासकर टीयर 1 और टीयर 2 शहरों में, जहां 5 लाख से ज्यादा हाउसिंग प्रोजेक्ट्स अधूरे पड़े हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। मैं हूं आपकी भरोसेमंद होस्ट लता सिंह। दोस्तों, भारत का रियल एस्टेट सेक्टर फिलहाल एक बहुत बड़ी मुसीबत से गुजर रहा है। खासकर टीयर 1 और टीयर 2 सिटीज में हालात काफी खराब है। ऐसा कहा जा रहा है कि 5 लाख से ज्यादा हाउसिंग प्रोजेक्ट्स यहां अधूरे पड़े हैं। इन अधूरे प्रोजेक्ट्स का सीधा असर सिर्फ बिल्डर्स या फिर इन्वेस्टर्स पर नहीं, बल्कि सबसे ज्यादा मार आम लोगों पर पड़ी है, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई इन घरों में लगा दी और अब ना तो उन्हें घर मिल रहा है और ना ही उनका पैसा वापस मिल रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर रियल एस्टेट सेक्टर की इस मंदी के पीछे कारण क्या है। आज की इस रिपोर्ट में एक एक करके समझेंगे इस पूरी समस्या की जड़ के बड़े कारण। दोस्तों, इस लिस्ट में पहला आता है आर्थिक सुस्ती या फिर लिक्विडिटी क्राइसिस। दरअसल देश की इकोनॉमी में सुस्ती आई है। बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने लोन देने में सख्ती बरती है। इसका सीधा असर बिल्डर्स पर पड़ा है और वो अपनी कंस्ट्रक्शंस जारी नहीं रख पाए क्योंकि उनके पास पैसे की कमी हो गई है। इसका दूसरा बड़ा कारण है रेरा का सही इस्तेमाल न होना। साल 2016 में आया रेरा यानी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। इसका मकसद था बायर्स को सुरक्षा देना ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और घर समय पर मिले। लेकिन दोस्तों, असल में कई बिल्डर्स जो पहले से ही प्रेशर में थे, रेरा की सख्त गाइडलाइंस को पूरा नहीं कर पाए। इसका नतीजा ये हुआ कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अधूरे में रुक गए। इस मंदी का सबसे बड़ा नुकसान उन घर खरीदारों को हुआ जिसने अपने सपनों को साकार करने के लिए अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी या फिर भारी लोन ले लिया। दोस्तों, रेरा की इसमें जो भूमिका होनी चाहिए थी, क्या वो वाकई काफी है? तो इसका जवाब ये है कि रेरा ने एक हद तक ट्रांसपेरेंसी लाई है, लेकिन अभी भी कई राज्य इसे ढंग से लागू नहीं कर पाए। इस वक्त जरूरत है कि हर राज्य की रेरा बॉडी एक्टिव हो, प्रोजेक्ट्स की नियमित निगरानी हो और जो बिल्डर्स बार बार डिफॉल्ट कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन हो। दोस्तों, इसके साथ साथ ये सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि अधूरे प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए एक सिस्टम हो। इसके लिए केंद्र सरकार ने साल 2019 में रुके हुए प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए एक कदम उठाया था, स्माइल फंड लॉन्च करके। इसका मतलब है स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग। दोस्तों, इस फंड का मकसद था जो प्रोजेक्ट्स अधूरे हैं लेकिन उन्हें पूरा किया जा सकता है, उन्हें मदद दी जाए। लेकिन ग्राउंड लेवल पर इसका इंप्लीमेंटेशन काफी धीमा है। बहुत सारे एलिजिबल प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जहां तक ये फंड अभी तक पहुंचा ही नहीं। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस परिस्थिति से निकला कैसे जाए। यहाँ कुछ पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं, जैसे स्माइल फंड को तेजी से लागू किया जाए ताकि अधूरे प्रोजेक्ट्स को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। रियल एस्टेट सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी और विश्वास बहाल करने के लिए नियमों को और सख्त बनाना और बिल्डरों के लिए फाइनेंशियल डिसिप्लिन को बढ़ावा देना बेहद जरूरी है। दोस्तों, सरकार को रियल एस्टेट सेक्टर में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए नीतियों को और उदार बनाना चाहिए, जिससे प्रोजेक्ट समय पर पूरा करने के लिए जरूरी फंड्स उन्हें मिल सकें। दोस्तों, फिलहाल भारत के रियल एस्टेट सेक्टर की हालत देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि लाखों लोगों का अपने घर का सपना फिलहाल अधूरा रह चुका है। किसी ने अपने रिटायरमेंट के पैसे लगाए, किसी ने शादी से पहले घर लेने का सपना देखा, लेकिन अब वो सब घर महज एक बुकिंग रिसिप्ट और EMI स्टेटमेंट तक ही सीमित रह चुके हैं। दोस्तों, जब तक सरकार, बिल्डर्स, बैंक्स और बायर्स मिलकर कोई ठोस कदम नहीं उठाते, तब तक ये संकट और गहराता जाएगा। अब सवाल आपसे, दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत का रियल एस्टेट सेक्टर इस परिस्थिति से बाहर कैसे आ सकता है? क्योंकि आपका जवाब बेहद मायने रखता है, क्योंकि घर सिर्फ एक ईंट पत्थरों का ढांचा नहीं बल्कि एक सपना होता है, और जब वो सपना अधूरा रह जाए तो आदमी सिर्फ घर नहीं, अपनी उम्मीद भी खो बैठता है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसे तमाम और रियल एस्टेट से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी। बहुत बहुत शुक्रिया।